नमस्कार बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक है सर। और आज क्या इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे? फटाफट से आज ख़त्म करेंगे। बहुत दिन हो गए सर करते हुए। हाँ, दिन तो बहुत हो गए, लेकिन वार्म अप अच्छे से हो गया सर। मैं इससे पहले कि क्वेश्चन लूँ, एक हल्का सा रिकैप कर लूँ अभी तक हमने क्या किया है। आप अगर कॉपी के पन्ने पलटने चाहें तो पलट लीजिएगा। मैं स्टार्टिंग से समरी, इट्स अ काइंड ऑफ अ समरी ओनली नाउ। तो समरी आप अपने आप भी बना सकते हैं। और मतलब कोई चैप्टर बहुत बड़ा नहीं था। इट्स बेसिकली व्हाट हमने बात की। फाइनेंसिंग डिसीजन से स्टार्ट किया, कैसे लेंगे हमने स्टार्टिंग में देखा, जिसका ईपीएस हाईएस्ट होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने पिछले सेशन में देखा कि एक्सेप्शन रूल भी बन जाता है कि एक्सेप्शन वो होगा जहां पर पी रेशियो दिया होगा। इफ पी रेशियो गिवन विल टेक दी कॉल ऑन दी प्राइस, जो हमें वैल्यूएशन बढ़ा के देगा। मतलब कोई कंपनी ऐसा फैसला लेती है जिससे कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है, दैट वुड बी दी बेटर ऑप्शन। अच्छा सर, उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद इंडिफरेंस पॉइंट आया, दो के बीच में ऐसा लेवल ऑफ ईबीआईटी जहां पर आपके पास ईपीएस सेम आ जाए। फिर उसके बाद फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट देखे जहां पर हम प्रेफरेंस डिविडेंड और इंटरेस्ट कॉस्ट को मीट कर पाते थे। और उसके बाद हमने पी रेशियो की चर्चा की थी, जो बहुत डिटेल्ड में की थी। मेरे हिसाब से मैंने एक्सट्रीम में डिटेल में चर्चा की थी, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। अगर रफली देखें, चैप्टर के 3 पार्ट हुए बेसिकली, 2 पार्ट मेजर। फाइनेंसिंग में ईपीएस, पी रेशियो गिवन हो, डिसीजन कैसे लिया। और आपके पास अगर इंडिफरेंस पॉइंट हो तो इंडिफरेंस पॉइंट आपके पास इक्वेशन आपने अपने बनाई। इनफैक्ट मैंने तो आपको एक इक्वेशन सिखाई। उसके बाद फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, दैट्स इट। अब प्रैक्टिस करेंगे थोड़े बड़े क्वेश्चन की, एक आधे ऑफ बीट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सर, ऑफ बीट कैटेगरी क्या होती है? ऑफ बीट कैटेगरी का मतलब होता है कि वो क्वेश्चन जो धुन से थोड़ी हटके हो, जो एक लय से थोड़ा सा हटके हो। तो अब मैं जो क्वेश्चन करने वाला हूं उसमें पी रेशियो का यूज करेंगे। ईपीएस निकालना आपको आता है, मुझे पता है आप एक्सपर्ट हैं, तो हम टाइम नहीं लगाएंगे, तेजी से करते हुए निकल जाएंगे आगे तेजी से। होमवर्क दिया था, आई एम 99% श्योर डाउट नहीं आया होगा। सोल्यूशन आपको दिए हुए थे। आप टैक्सेशन के भी स्टूडेंट्स हैं, अकाउंट्स के भी स्टूडेंट्स हैं, तो आपको दिक्कत आई नहीं होगी कि अगर नेगेटिव पैट आया। मैंने कल दिखाया भी था, प्रॉफिट नेगेटिव आ सकता है, प्रॉफिट नेगेटिव आ सकता है आपके पास, उसमें दिक्कत क्या है? ईपीएस से निकालना था और तो कुछ करना नहीं था। अगर फिर भी आपको लगे कुछ हल्का फुल्का डाउट है तो आप मुझको नंबर जो है उस पर फोन करके पूछ लेना। 1 मिनट लगता है बताने के अंदर, इंस्टेड ऑफ मैसेजिंग, टेक्सटिंग एंड सो ऑन, अगर बाय चांस लगे। वैसे आना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से 99.99%, जो मुझे उम्मीद है। फिर भी हो सकता है कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपको लगे तो बात अलग है। बाकी हमने सारा डिस्कस कर लिया था, सारा डिस्कस किया मैंने, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसके। हाँ, लो जी लो, तेजी से देखेंगे। द कैपिटल, मैं वार्म अप एक्सरसाइज कर रहा हूं बेटा 17th क्वेश्चन के साथ। जी सर, क्वेश्चन देखेंगे तेजी से। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ आशा लिमिटेड इज एज हंड्रेड। 100 रुपये, 40 लाख आपके पास ये कैपिटल है, तो इसका मतलब है 40,000 शेयर हो जाएंगे। रिटेन्ड अर्निंग दिया है 8% प्रेफरेंस शेयर, 7% डिबेंचर, टोटल 1 करोड़। ये एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। क्या है? एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। कंपनी अर्न्स 12% कैपिटल, तो इसका मतलब आरओआई आ गया कि 12% कैपिटल पे कमाते हैं, अभी कमाते हैं, भविष्य में कितना कमाएंगे वो देखेंगे। एक क्वेश्चन अगर आपको याद हो, थर्ड क्वेश्चन था शायद, जहां तक मेरा ख्याल है, शायद आई थिंक थर्ड, जिसमें उसने कहा था आरओआई विल रिमेन सेम। आरओआई विल रिमेन सेम, याद है आपको? अगर नहीं कहेगा तो हम सेम मानेंगे ना, और तो कोई चॉइस होगी नहीं अपने पास। अगर आपको देखना हो तो आप कॉपी के पन्ने पलट लीजिएगा, बड़ा सा क्वेश्चन किया था हमने, जहां रेशो सीख के फिर उस क्वेश्चन पे गए थे हम। द एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 35। कंपनी रिक्वायर्स 50 लाख। कितने और चाहिए? 50 लाख। अगर आपके पास 1 करोड़ ऑलरेडी है बेटा, 50 लाख और चाहिए। मैं थोड़ा स्पीड में ही हूं क्योंकि हम अब काइंड ऑफ वार्म अप कर रहे हैं। 1 करोड़ 50 लाख हो जाएंगे। वो 50 लाख कैसे रेज किया जा सकते हैं? 40,000 इक्विटी शेयर एट प्रीमियम ऑफ 25। एक बार सर वेरीफाई करके देख लें कि 40,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 25 का क्या मतलब है। इशू प्राइस क्या हो जाएगा बेटा? इशू प्राइस क्या हो जाएगा? इशू प्राइस हो जाएगा 100 प्लस 25, प्रीमियम ऑफ 25 बोला है बेटा। तो 40,000 इंटू 125, 40,000 इंटू 125, 50 लाख। तो इसका मतलब ये पूरे बैठते हैं पहली इक्वेशन में। बच्चे गलती अक्सर करते हैं, 25 रुपए इशू प्राइस नहीं है, इट्स अ प्रीमियम ऑफ 25, 125 का। तो या तो इक्विटी शेयर से रेज कर लो, अगर इक्विटी शेयर से रेज करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएंगे। 9% प्रेफरेंस शेयर, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कितना है? 8। तो ये पुराने वाला तो आएगा ही आएगा। अगर आप प्रेफरेंस शेयर से लेंगे तो 9% और प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा। इसमें तो क्लैरिटी है ना अब। 7% डिबेंचर्स, ये तो पुराने हैं, नए 8% डिबेंचर्स। तो तीन चॉइस क्या हो गई? या तो सारे के सारे शेयर, या सारे प्रेफरेंस शेयर,
ये सारे के सारे डिवेंचर, मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर। इक्विटी शेयर आएंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे, अगर प्रेफरेंस शेयर आएंगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड बढ़ जाएगा, अगर इंटरेस्ट आए डिवेंचर आएंगे तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर कितने हैं सर? एग्जिस्टिंग 40 लाख डिवाइड बाय 100, 40,000, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। अगर शेयर बढ़े तो नंबर ऑफ शेयर में इंक्रीमेंट हो जाएगा। जो देखेंगे स्ट्रक्चर में ईपीएस निकालना, ईपीएस तक तो सारा सेम ही चलेगा। if the estimated P ratios of the equity share, preference share and debt financing are, ये तीन ऑप्शन का उसने P रेशियो दिया है कि अगर इक्विटी से फाइनेंस किया तो 22.5 P रेशियो होगा, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर से किया तो 18.5, डेट से किया तो 15। विच ऑफ द थ्री ऑल्टरनेटिव्स वुड बी रिकमेंडेड एंड वाई? जो हमारा शेयर प्राइस बढ़ाएगा वो ले लेंगे। तो ये ईपीएस शायद पहले वाला काम का नहीं है, वो ओल्ड होगा, उसको छोड़ देंगे अभी। तीन ईपीएस निकालेंगे और उसके बाद देख लेंगे जिसमें शेयर प्राइस हाईएस्ट होगा वो लेंगे। सर क्या कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है? आप बताएं मुझे, रट्टा नहीं मारना। क्या कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है? नहीं है सर, नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कॉम्बो थोड़ी है, पूरे 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 हैं भाई। कैपिटल स्ट्रक्चर कब बनाते हैं? डेट इक्विटी, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर, डेट इक्विटी प्रेफरेंस शेयर, तब बनाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो रट्टा नहीं मारना। समझ में आ गई बात? जी सर, मैंने क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर दी है, डेटा हमारे पास तैयार है, क्वेश्चन को करें तेजी से। ये जगह देख ले कितनी है सर अपने पास, जगह यहां भी है, ओहो जगह ही नहीं है, ये तो जगह की मारा मारी हो गई। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, मैं यहाँ देखूँ कितनी जगह है अपने पास। अपने पास हाँ यहाँ जगह आ जाएगी, तो मैं थोड़ा राइट साइड में कर लूँ। यस कर लेते हैं, थोड़ा मैं डेटा याद कर लेता हूँ एक बार हल्का सा डेटा, ताकि बार बार देखना ना पड़े। 8 प्रेफरेंस शेयर, ईवीआईटी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आएगा, ओल्ड इंटरेस्ट भी है, ओल्ड प्रेफरेंस डिविडेंड भी है, 35% का टैक्स रेट है। एक चीज करनी पड़ेगी सर, ईबीआईटी नया कितना आएगा बेटा? ईबीआईटी नया कितना आएगा? यू हैव 1 करोड़ प्लस 50 लाख, 1.5 करोड़ हो गया ना, 1.5 करोड़ का 12%। तो ये नया ईबीआईटी आएगा, गलती नहीं करना। अजम्पशन क्या है, लिखना हो तो लिख दीजिएगा अजम्पशन चाहे। इट इज अज्यूम्ड रिटर्न ऑन कैपिटल रिमेन्स सेम, इट इज अज्यूम्ड रिटर्न ऑन कैपिटल रिमेन्स सेम, क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो क्या अज्यूम करोगे, सेम अज्यूम करनी पड़ेगी ना। तो 1.5 करोड़ के ऊपर इंटू 0.12, 18 लाख ईबीआईटी आएगा। तो मैं नया निकालते हुए वही लिख दूंगा। अजम्पशन आप लिखना चाहें, अजम्पशन लिख लीजिएगा बेटा। जी अजम्पशन लिख लीजिए। सोल्यूशन 70, ऊपर लिख दीजिए इट इज अज्यूम्ड रिटर्न ऑन कैपिटल इज सेम, इट इज अज्यूम्ड रिटर्न ऑन कैपिटल इज सेम। वार्म अप एक्सरसाइज, पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, थर्ड डेट। थर्ड डेट है बेटा। जी सर। ईबीआईटी लिखिए बेटा इसके नीचे, ईबीआईटी। एक करोड़ 50 लाख इंटू 12%, 18 लाख। अपने आप करने की कोशिश करें बेटा नीचे। जी अपने आप करने की कोशिश करें बेटा। ओल्ड इंटरेस्ट,
सर अपने आप करें, अपने आप करें बेटा एक बार। ओल्ड इंटरेस्ट ध्यान रखना सब में आएगा बेटा। ओल्ड कितना था देखो एक बार। ओल्ड है 16 लाख इंटू 7%। एक लाख 12 हजार। न्यू नया कितना रेज करना है? 50 लाख। उसका रेट था 8%। सर दिखाना जरा। ये रहा भाई 8%, 50 लाख। और उसका हो जाएगा 8-9। पचास लाख का 8% डेट। ये आ गया बेटा ईबीटी। $12,88,000। टैक्स एट द रेट 35%। 450, 800 अपने आप करें। $590, 800। आज बाजारों के अंदर ब्लड बाथ देखा गया। ब्लड बाथ अगर समय मिलेगा तो एंड में दिखाएंगे आपको। ब्लड बाथ बहुत रेयर होता है। और कोविड का कोई नया कॉम्बिनेशन म्यूटेशन पता नहीं क्या देखा क्या भाई साहब। सब जगह लाल ही लाल था एकदम भयंकर लाल। छोड़ो जी छोड़ो। ब्लड बाथ कहते हैं उसे। प्रेफरेंस डिविडेंड। ओल्ड और न्यू। ओल्ड आपके पास एक बार देखो जरा, एक बार देख ले बेटा। ओल्ड 24 लाख 8%, नए 40 लाख और 9%। 24 लाख 8%, 50 लाख 9%। अच्छा सर ओल्ड सब में आएगा। ओल्ड तो सब में आएगा ना, पुराना है बेटा। ओल्ड तो सब में आएगा।
4,55,200. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मैं थोड़ा साइड करके निकालूंगा बेटा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ये निकालो ना सर। लो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बेटा, ध्यान रखना दूसरे में 40,000 दिए थे, 40,000 तो पुराने थे ही। अगर इक्विटी शेयर से रेस करेंगे तो क्या आएगा, और 40,000 आएंगे बेटा जी। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ओल्ड। सर आपने नए 40 और क्यों लिखे, वो दिए हैं पहली लाइन में दिए थे, देख लो नालायक, पहली लाइन में दिए थे बेटा टोटल। फॉर्मूला लिख लिख के करना, ईपीएस का फॉर्मूला लिख के। इलेवन पॉइंट 315 पी रेशो। एक बार पी रेशो देखो बेटा तीनों की, आप में तो मुझे पता है कर लिया होगा, मैं यहां लिख देता हूं, फिर पी रेशो देखता हूं। प्राइस इज इक्वल टू, पी रेशो देखो बेटा एक बार। जी सर। 22.5, 18.5, 15.2, 22.5, 18.5, 15.2, 18.5 थी और 15.2 बेटा। $254.59। 210.53। 245.18। डिसीजन लिख दीजिए बेटा अपने आप, डिसीजन अपने आप लिखना है बेटा जी। डिसीजन, डिसीजन फर्स्ट ऑप्शन is best since it gives highest price। ब्रैकेट में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन।
चेक कर लीजिए बेटा, 254.59, 210.53, 245.18, प्राइस इज हाईएस्ट। सर ईपीएस तीसरे केस में आ रहा था, कोई बात नहीं, ईपीएस आ रहा था, ईपीएस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, तो तभी तो नोट लिखवाया आपको। अगर फैसला लेना पड़े आपको प्राइस के ऊपर लेंगे। हाँ, वैसे हालांकि अनकंफर्टेबल लगना नहीं चाहिए, लेकिन अगर लिखना चाहें तो आप कहना चाहें कि ईपीएस हाईएस्ट था, लेकिन प्राइस हाईएस्ट होता है थर्ड ऑप्शन में, सो दैट रिमेन्स द बेस्ट ऑप्शन आउट। तो ये हम ध्यान रखेंगे एग्जाम के अंदर बेटा, ये एग्जाम के अंदर ध्यान रखेंगे। सर ईपीएस से भी तो फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फर्क नहीं पड़ता है, ईपीएस से फर्क पड़ता है, लेकिन ईपीएस से क्या, आपने डेट लिया, इंटरेस्ट कॉस्ट आई, तो सपोज करो हो सकता है कि आपके ईपीएस में बढ़ गया हो, लेकिन रिस्कीनेस आ गई हो फर्म में, मेरी बात को समझें, फर्म में रिस्कीनेस आ गई हो, फर्म रिस्की हो गई हो, तो शेयर होल्डर हैप्पी नहीं है, और अगर शेयर होल्डर हैप्पी नहीं है तो उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज कहां से हुई, वही छोड़ के चले जाएंगे आपको, तो प्राइस में गिरावट आ जाएगी ना। तो टेक्निकली बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो हम ये मानेंगे कि इज द बेस्ट सिंस इट गिव्स द हाईएस्ट प्राइस, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जी हाँ, चलें आगे बेटा, एक और क्वेश्चन देखेंगे, एक अति सुंदर क्वेश्चन देखेंगे अब, और सुंदर क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। जी सर जी, देखें तेजी से देखेंगे, ऐसे तेजी से, बिल्कुल ऐसे तेजी से। आंसर दिया है, आंसर नहीं देखेंगे, आंसर दिया है, आंसर नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 14, इसमें एक बहुत सुंदर पॉइंट है जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूं अब। क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 14, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स इज प्रेजेंटेड रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑटोमेशन लिमिटेड। अमाउंट दिया है बेटा आपको, ये ईबीआईटी इंटरेस्ट 12%, 12 लाख के करीब दिया है, और प्रॉफिट अगर 12 लाख और 12% दिया है तो क्या डेट निकाल सकते हो, यहाँ से 12%, 12 लाख है बेटा, डेट निकाल सकते हो, 12 लाख डिवाइड बाई 0.12, 1 करोड़ का डेट आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 8 लाख, ईपीएस दिया है, पी रेशियो दिया है, मार्केट प्राइस दिया है। द कंपनी इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग टोटल कैपिटल आउटले ऑफ 40 लाख। तो ऑलरेडी कुछ कैपिटल होगा, 40 लाख और चाहिए, ऑलरेडी बेटा कुछ आउटफ्लो होगा, 40 लाख और चाहिए आपको जी, कोई दिक्कत नहीं है सर। यू आर इन्फॉर्म दैट डेट इक्विटी रेशियो, ये पॉइंट देखें जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। यू आर इन्फॉर्म दैट डेट इक्विटी रेशियो, डेट डेट डिवाइड बाई डेट प्लस इक्विटी, डेट प्लस इक्विटी हो गया यहाँ पर कैपिटल इंप्लॉयड, ये क्या रेशियो बन गई पता है, डेट डिवाइड बाई कैपिटल इंप्लॉयड। मेरी बात को ध्यान से सुने, डी डिवाइड बाई डी प्लस इज नथिंग बट डेट डिवाइड बाई कैपिटल इंप्लॉयड। ये कहता है यू आर इन्फॉर्म्ड दैट डेट इक्विटी रेशियो, ये डेट इक्विटी रेशियो नहीं होती है, लिखने को कुछ भी लिख देंगे, ये डेट डिवाइड बाई डी प्लस ई इज अ कैपिटल। ये एक्चुअली मैंने लैंग्वेज को बदलाव नहीं किया है, आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में लैंग्वेज लिखी हुई थी, आई हैव टेकन दैट लैंग्वेज, बट दिस इज नॉट अ डेट इक्विटी रेशियो, इट्स अ डी डिवाइड बाई डी प्लस ई। ये किसी ना एग्जामिनेशन में आया हुआ है शायद, वहां से उन्होंने कॉपी पेस्ट मारा, वहां जो लैंग्वेज थी उन्होंने सेम मार दी। तो सर आपने करेक्ट क्यों नहीं करने की कोशिश की, मैं जनरली कोशिश करता हूं कि जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी तो गलत हो सकती है ना, तो हम उनको ध्यान रखते हुए काम करेंगे। तो आपको ये देता है, ये चीज देखें, इट इज नॉट डेट बाई इक्विटी, डेट बाई इक्विटी डी बाई ई, इट्स डेट बाई कैपिटल एम्प्लॉयड हायर देन 35%, पुश द केई। इस लाइन को है ना छोड़ दीजिएगा, इस लाइन को पुश से लेकर मींस तक। सर ये केई क्या है, इस चैप्टर में आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपके साथ जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर कर लूंगा तो लाइन का मतलब खुद समझ में आ जाएगा, और मैं खुद याद दिलाऊंगा आपको, चिंता नहीं करें, मैं खुद याद दिलाऊंगा क्या मतलब होता है, कि सर केई क्या होता है, एक्सेट्रा क्या होता है, आप अभी चिंता नहीं करें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर करेंगे, उसके बाद शायद दोस्तों डिविडेंड्स में भी इसका लिंक है, जहां भी आएगा मैं खुद आपको बताऊंगा इस लाइन का मतलब था, मैंने वहां कहा था इग्नोर कर दो। तो सर यहां क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर चाहिए मेरे को, के ही चाहिए, फिर उसका रिलेशनशिप चाहिए प्राइस अर्निंग के साथ, तो हम उसकी चर्चा नहीं कर सकते यहां पर, अगर आप कल्पना भी करें तो भी नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूं तो भी नहीं कर सकते उसकी कल्पना। तो मैं आपको खुद कह रहा हूं इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, आप जैसा मैं पढ़ रहा हूं वैसे पढ़ें। यू आर इन्फॉर्म्ड दैट डी डिवाइड बाई डी प्लस ई, डेट डिवाइड बाई डेट प्लस इक्विटी, डेट प्लस इक्विटी इज एज गुड एज कैपिटल इंप्लॉयड, इट शुड हैव बीन डेट बाई कैपिटल इंप्लॉयड। और मैं गलती को कोशिश करता हूं जैसा फ्रेमिंग है उसके अंदर से बेस्ट आंसर निकालें, तो ये दिया हुआ गलत है, मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, इट्स गिवन रॉन्ग, बट आपको ये दिया है, हम इस पे फोकस कर रहे हैं। हायर देन 35%, रिड्यूस पी रेशियो टू 8 टाइम्स। सर बीच की लाइन छोड़ दें, बीच की लाइन छोड़ दें और लिख लें, सर ने कहा है मैं अपने आप अप्रोप्रिएट समय पे बता दूंगा, और जब मैं बताऊंगा ये लाइन को कटवा दूंगा, हैं
जब मैं बताऊंगा इस लाइन को कटवा दूंगा। इसका कोई अर्थ नहीं है, अभी कोई अर्थ नहीं है, आप मान लीजिए। तो ये लाइन मैं काट के भी, फिर से कह रहा हूं, मैं काट के भी क्वेश्चन बना सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये कहां आएगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा था चैप्टर का लिंकेज होता है कहीं ना कहीं। तो आप ये तो कर नहीं सकते ना ए के साथ सीधा जेड बिठा दे, तो आप जेड तक जाएंगे तो ए और क्लियर हो जाएगा आपको। तो लाइन हमारी बन गई। अब मैं एक बार फिर से आराम से क्वेश्चन पढ़ता हूं, आराम आराम सर, शांति रखो ना, आराम से पढ़ता हूं। हमको दिया एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर दिया, शेयर कैपिटल दिया, ईपीएस दिया, पी रेशो 10 दिया है अभी का। वो कहता है अगर आप डेट बाय कैपिटल इंप्लॉयड, हम इसको ऐसा ही पढ़ते हैं, डेट बाय कैपिटल इंप्लॉयड, अगर आपका 35% से बढ़ गया तो आपका पी रेशो 8 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 8। अभी कितना है? 10। सर ये क्यों कहना चाहता है, क्यों कहना चाहता है, पहले वो समझो कि अगर फंड्स हम लोन से रेज करें, अगर फंड्स हम लोन से रेज करें तो ये 40 लाख डेट से आएंगे, बोलो हाँ, ये डेट से आएंगे ना। तो डेट डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी, डेट डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी, तो इसका मतलब वो रेशो अगर 35% से बढ़ गई तो मेरा पी रेशो 10 नहीं होगा, मेरा पी रेशो रिड्यूस होकर कितना रह जाएगा? 8। रिड्यूस होकर कितना रह जाएगा बेटा? 8। और पी रेशो क्या काम आएगा? ईपीएस इंटू पी रेशो। तो पहले तो मुद्दा ये समझिए, आप पी रेशो को भूल जाएं, एक बार पी रेशो को भूल जाएं। मैं आपसे कहता अगर कि 40 लाख रुपीस इक्विटी रेज करें, एक मिनट के लिए रोक दे पेन पेंसिल अपने प्लीज। मैं आपसे कहता कि आप 40 लाख रुपीस डेट से रेज करें या 40 लाख रुपीस इक्विटी रेज करें, बाकी कुछ नहीं देखें, सामने देखें मुझे, तो क्या आप ईपीएस निकाल लेते? बोलो ना हाँ, निकाल लेते ना भाई। ईबीआईटी निकालेंगे, तरीका लगाएंगे वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाला, ईबीआईटी निकालेंगे, ओल्ड इंटरेस्ट दोनों में माइनस करेंगे, नया इंटरेस्ट जहां डेट लेंगे वहां माइनस करेंगे, और ईपीएस निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। बोलो हाँ, यस। फिर मेरे को अगर प्राइस निकालना हो तो पी रेशो से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, मुझे प्राइस निकालना हो तो पी रेशो से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, बोलो हाँ, करना पड़ता है हाँ। तो 10 दिया है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन कह देता है, लेकिन क्वेश्चन कह देता है कि अगर आपका ये रेशो 35% से बढ़ गया तो पी रेशो 8 हो जाएगा। इसका मतलब मैं अब क्या काम करूंगा, मुझे पहले देखना पड़ेगा कि पुराना कैपिटल इंप्लॉयड कितना था, मैं पहले निकालूंगा, उसको निकाल लेंगे, भी चिंता नहीं करो। तो अब जो नया पैसा है वो या तो डेट से रेज करें या इक्विटी रेज करें, ऐसा ही करेंगे ना। तो अगर डेट से रेज करेंगे, डेट से रेज करेंगे, डेट डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी, इक्विटी से रेज करेंगे तो पुराना डेट डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी। अगर वो 35% को एक्सीड कर गया तो प्राइस निकालने के लिए जो पी रेशो यूज होगा, जो पी रेशो यूज होगा वो 8 का होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 10। मेरी बात को समझे क्या कह रहे हैं। मैंने दो बातें आपसे कही कि इट इज डी डिवाइड बाई डी प्लस ई डेट बाय कैपिटल इंप्लॉयड। उसके बाद मैंने कहा बीच में लाइन दी है के ई कुछ दिया है, उसको भूल जाएं, ये लिखें कि डी डिवाइड बाई डी प्लस ई 35% से इंक्रीज हुआ वो रेशो, तो वो पी रेशो 8 रह जाएगा। अब आप कहने विचार है क्या मतलब हुआ इसका, मुझे प्राइस निकालने के प्राइस अर्निंग रेशो चाहिए। या तो वो डायरेक्टली कहता, पिछले क्वेश्चन में कैसे कहा उसने, देखो पिछले क्वेश्चन में कहा या तो 22.5 होगा या 18.5 होगा या 15.2 होगा, बोला था ना उसने, बोला, बोलो हाँ बोला। इस क्वेश्चन में वैसे नहीं बोलकर घुमा फिरा के बोल रहा है भाई, इस क्वेश्चन में वैसे नहीं बोलकर घुमा फिरा के बोल रहा है, तो क्या फर्क पड़ा। तो इसका मतलब या तो 10 यूज करेंगे, अगर वो एक्सीड हो जाएगा तो 8 का यूज करेंगे, दैट्स इट। हाँ बात तो ठीक है सर। भाई डायरेक्टली बोलेगा, इनडायरेक्टली बोलेगा, इनडायरेक्टली बोल रहे हो वो। तो अब मुझे एक काम और करना पड़ेगा, डेट डिवाइड बाय डी प्लस ई भी देखना पड़ेगा। चिंता नहीं करें, 2 मिनट देना, आंसर मत देखें। द एडिशनल फंड्स आर रेज्ड एज लोन, और इक्विटी शेयर कितना, आपको प्रोबेबल शेयर प्राइस निकालना है। इसने फैसला भी नहीं मांगा है कौन सा बेटर है, इसने मांगा है प्रोबेबल शेयर प्राइस निकालना है। रिटेन्ड अर्निंग कंपनी की 1.2 करोड़ से। मेरे को पहले वर्बली हेल्प कर दें बेटा, जिसको जो बहुत इंटेलिजेंट है और इंटेलिजेंट वो काम अपने आप कर लें, जो मेरी तरह भाई आराम आराम से करने वाले हैं मेरे को हेल्प कर दें। मेरी हेल्प क्या करें, सुनिए जरा। आपके पास ओल्ड कैपिटल इंप्लॉयड की बात करते हैं, वर्बली करेंगे पहले, वर्बली यू विल फील हैप्पी। मैं कह रहा हूं बहुत खुशी होती है जब वर्बली करते हैं किस चीज को। 1.2 करोड़ का रिटेन्ड अर्निंग यहां लिख लो बेटा, 1.2 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख, 1.2 करोड़। आपने मुझे बताया 12% इंटरेस्ट इज 12 लाख, तो आपने मुझे बताया ये कितना बन गया था, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ डेट आ गया। और शेयर कैपिटल 10 इंटू 8 लैक्स, तो 80 लैक्स। तो मैं पहले टोटल इसको कर लेता हूं, कितना लाख बन जाता है ये। तो 1.2 करोड़ इज, मैं पूरा पूरा लिख रहा हूं, 1 करोड़ 20 लाख प्लस 1 करोड़ प्लस 80 लैक्स। मेरा एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 करोड़। मैं एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज 3 करोड़, बोलो हाँ। हाँ, मैं 40 लाख और रेज करूंगा, 40 लाख और रेज करूंगा तो 3 करोड़ 40 लाख होगा, वो 3 करोड़ 40 लाख होगा।
अब वो इक्विटी से रेज करूंगा या डेट से रेज करूंगा, वो मुझे इसने पूछा है, दोनों से रेज करके दिखाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं। बट मेरा कैपिटल इंप्लॉयड नया तो 3,40,00,000 ही होगा ना। हमने थर्ड क्वेश्चन में भी शायद यही किया होगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो 3,40,00,000 ही होगा। जी सर। अब मेरा मुद्दा उठता है ईपीएस निकालना। तो ईपीएस के लिए ईबीआईटी चाहिए मुझे। ईपीएस के लिए क्या चाहिए? ईबीआईटी चाहिए मुझे। बिल्कुल ठीक कहा सर। अब ईबीआईटी मुझे कुछ कहा नहीं गया है, बोला नहीं गया है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अजम्पशन लिख रहा हूं अपने आप। ऐसा क्वेश्चन मैंने जान करके दिया है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था। आप एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन में फंस जाएं तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? और एक सिस्टमैटिकली जो इतने क्वेश्चन में देखा है वैसा ही तो इंट बनाएंगे कि अगर मैं 52 लाख कमाता हूं, 52 लाख कमाता हूं और मेरा एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 3 करोड़ से है, तो 52 लाख डिवाइड बाय 3 करोड़ कितना परसेंटेज रिटर्न है? 17.33। 17.33 ऑन दी प्रजम्पशन, ऑन दी प्रजम्पशन कि नया जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा उस पर भी 17.33 कमाऊंगा, तो मैं क्या नया ईबीआईटी निकाल सकता हूं? बोलो हां। ये बात तो हम कई बार कर चुके हैं और इनिशियल क्लासेस में भी कर चुके हैं। तो अगर मैं अपना एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लूं, एग्जिस्टिंग आरओआई निकाल लूं, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात है, मैं एग्जिस्टिंग के बाद जब नया कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा 3,40,00,000 पर 1.733 के रिटर्न कमाऊंगा, तो वो मेरे पास नया आ जाएगा 58,92,200 समथिंग नया ईबीआईटी, ये भी आ जाएगा। अब आपको मैं अगर कुछ नहीं कहता, नया ईबीआईटी निकालने के बाद आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, नया ईबीआईटी, इंटरेस्ट, उसके बाद ईबीटी, टैक्स, पैट और ईपीएस निकाल लेते हैं, उसमें एक्सपर्ट हो गए हैं। अब हमने जो नया पॉइंट सीखा वो क्या? पी रेशो का। हमने जो सीखा प्राइस अर्निंग रेशो का। बिल्कुल बोलो हाँ। प्राइस अर्निंग रेशो या तो पिछले क्वेश्चन में जैसे दिया था वैसे दे दे, अगर नहीं देगा तो क्या करोगे? ऐसा बोल देगा तो हम अब क्या करेंगे? डी डिवाइड बाई डी प्लस ई। तो जितना डेट है डिवाइड बाई टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 3,40,00,000। तो वो कैसे करेंगे सर? वर्बली करोगे? अच्छा लगेगा। अगर आपके पास पुराना डेट कितना था बेटा? 1 करोड़। बोलो हाँ, पुराना डेट 1 करोड़ था। नया कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 3,40,00,000। इसका मतलब आप नया पैसा इक्विटी से रेज कर रहे हैं, ठीक है ना? इक्विटी से रेज कर रहे हैं। तो 1 करोड़ डिवाइड बाय 3,40,00,000, ये परसेंटेज निकालो कितना आता है? 1 करोड़ डिवाइड बाय 3,40,00,000, ये मेरा आता है 29 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब क्या इसने 35% को एक्सीड किया? क्या इसने 35% को एक्सीड किया? नहीं। तो आपका प्राइस अर्निंग रेशियो कितना रह जाएगा? 10। अच्छा दूसरा केस सर, अगर मैं 40 लाख डेट से रेज करूं, 1 करोड़ डेट पुराना मेरे पास है ही, 40 लाख मैं डेट से रेज करूं, 1 करोड़ डेट पुराना है ही, टोटल हो गया 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 40, और कैपिटल इंप्लॉयड मुझे पता है कितनी है? 340 परसेंटेज, 41.176, 41.176। क्या ये 35% को एक्सीड करता है? बोलो हाँ। तो मेरा पी रेशियो रिड्यूस हो जाएगा। मुद्दे की बात इतनी है, क्वेश्चन ने घुमा फिराकर पी रेशो डायरेक्टली नहीं देकर इनडायरेक्टली निकालने की कोशिश कर ली है, जिसमें रेशोस का कॉन्सेप्ट भी लगा दिया है, जिसमें आपके बेसिक पार्ट भी लगा दिए हैं। हमें क्या करना है सर? अब एक बात बताओ ना, अब मैं बात बताता हूँ आपको। अब उल्टा चलते हैं, पहले उल्टा। 1 मिनट और दे दो मेरे को, फिर आप अपने आप कर लीजिएगा प्लीज। 1 मिनट और दे दो प्लीज, फिर अपने आप कर लीजिएगा। मुझे नया प्राइस निकालना है, उसके लिए ईपीएस चाहिए, पी रेशो चाहिए। पी रेशो के लिए मैं कंडीशन चेक करूंगा, ये वाली 35% वाली अभी चेक कर लेंगे। अगर समझ में आ गई तो बढ़िया है, नहीं आई तो करेंगे तो सही ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको छोड़ दूंगा, करेंगे तो सही। उसके बाद ईपीएस के लिए मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ शेयर निकल जाएंगे, पैट वैट सब उल्टा जाऊंगा, इंटरेस्ट और ईबीआईटी। ईबीआईटी के लिए मुझे पता नहीं है कितना आएगा, तो मैं ये एज्यूम करूंगा जो पुराना आरओआई था वही नया आरओआई होगा। तो पुराने आरओआई या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैं पुराना ईबीआईटी मेरे को पता है, पुराना कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूंगा, परसेंटेज रिटर्न निकालूंगा, वही मैं नया मानूंगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे पता है अब कि 3,40,00,000 होगा, तो नया आरओआई लगा के मैं नया ईबीआईटी निकालूंगा। सर हमने ये लिख लिया है कि केई के बारे में आप हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताएंगे, इस लाइन का पक्का बताएंगे। भाई साहब लिख लिया है, मैं कह रहा हूँ वहां जाऊंगा तो मैं ये भी बोलूंगा उस लाइन को काटें, उस लाइन को काटें। यहाँ लिख लें कि इसके बारे में सर ने चर्चा की कैपिटल स्ट्रक्चर की इस क्लास में, कि यहाँ बताएंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कटवा दूंगा। अब जरा मैं काम करना स्टार्ट करूँ जी। अच्छा देखिए, इन्होंने भी लिखा इन दिस क्वेश्चन EBIT आफ्टर प्रपोज्ड इज नॉट गिवन, वी कैन अज्यूम एग्जिस्टिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी मेंटेन्ड। हम ये लाइन तो लिखेंगे, मैंने आपसे कहा है लिखना हो तो लिख दीजिएगा, ये अजम्पशन है उनकी इनबिल्ट। दिस इज द बेस्ट अजम्पशन वी कैन हैव, दिस इज द बेस्ट अजम्पशन वी कैन हैव। जी तो मैं अपने पास स्टार्ट करूं करना जी। तो तेजी से स्टार्ट करेंगे, लिख लीजिए आप।
अच्छा, उसका लिखने की जरूरत नहीं है, वो अप्रोप्रिएट जगह पे लिखवा दूंगा। चाहे सोल्यूशन 18 लिख रहा हूं मैं यहाँ पर बेटा, मैं सोल्यूशन 18। इंटरेस्ट कितना था अपने पास? 12 लाख। 12% ऑफ डेट implies डेट। वन करोड़, ये आ गया जी। एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 8 लाख इंटू 10 बेटा, ये फेस वैल्यू 10 दी है और 8 लाख ये दिए हैं। और रिटेन अर्निंग लास्ट में दिया है बेटा, ये रहा रिटेन अर्निंग 1.2 करोड़। रिटेन अर्निंग रिजर्व सरप्लस एक ही बात होती है। थ्री करोड़। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसी, ये एग्जिस्टिंग निकाल रहे हैं, ध्यान रखना एग्जिस्टिंग, तो अपने पे जाएगा 52 लाख ईबीआईटी है। इसके नीचे ना नोट लिख लीजिएगा बेटा, नोट, इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक information, in the absence of any specific information given about new EBIT, in the absence of any specific information given about new EBIT, we have assumed new return on capital employed would be same as existing रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सर इसका क्या मतलब हुआ कि नया आरओसी जो परसेंटेज होगा 17.33 ही माना जाएगा, एग्जिस्टिंग आरओसी के बराबर। उसने कुछ कहा नहीं है हमें, लेकिन सर हम निकालेंगे कैसे? नया एबीआईटी निकाल लेंगे ना। नया कैपिटल एम्प्लॉयड 40 लाख से इंक्रीज होगा, वेदर वी टेक अ लोन और वेदर वी टेक व्हाट, वेदर वी टेक अ लोन और वेदर वी टेक व्हाट, वेदर वी टेक इक्विटी, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, तो वो दोनों वही आएगा बेटा जी। तो नीचे लिखें न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड,
एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपके पास? प्लस एडिशनल फंड। ये आप कहीं से भी रेज कर लो चाहे बेटा। ये जो है ना, ये एडिशनल कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ जो है, ये आपका बना है D+E। ये बन गया बेटा। अब मैं अपने पास वो रेशियो भी चेक कर ले, इनफैक्ट नया EBIT निकाल लेते फिर वो रेशियो चेक कर लेंगे। देयरफॉर न्यू EBIT। ये आ जाएगा बेटा अप्रोक्सीमेटली 58, 92, 200। बुक से मत देखना आंसर को, आगे पीछे हो कुछ नंबरिंग में फर्क हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे बेटा। आप यहीं से देखेंगे, बुक से मत देखना कुछ। हम पूरा प्रॉपर, तभी तो प्रॉपर कर रहे हैं हम इसको। एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, एडिशनल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आ गया बेटा जी। अब हमारे पास ऑप्शन 1 था लोन। तो अगर लोन से पैसा रेज करेंगे तो 1 करोड़ एग्जिस्टिंग था, 40 लाख नया है। डेट प्लस इक्विटी हमारे पास ऑलरेडी कितना है? इतना है। तो कर लें तेजी से ऑप्शन 1। वो किस लिए करेंगे सर? हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि हमारा डेट बाई D+E कितना हो जाता है। तो उससे में पी रेशो पता चल जाएगा, फिर तो क्वेश्चन आसान है। ऑप्शन 1। डेट कितना होगा बेटा? एग्जिस्टिंग डेट था 1 करोड़। नया डेट बेटा 40 लाख। इक्विटी शेयर। अब इक्विटी में पता है क्या क्या ले लूंगा मैं? इक्विटी कैपिटल ऐसे ले लो सर। सर D/E का मतलब क्या होता है? इक्विटी। इक्विटी का मतलब यहाँ रिटेन्ड अर्निंग भी आ जाएगा बेटा। यस, यहाँ रिटेन्ड अर्निंग भी आ जाएगा। ये रिटेन्ड अर्निंग भी इक्विटी का ही पार्ट होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है। D/D+E का मतलब है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है, ये वर्ड हम रेशियोज में और डिटेल में चेक करेंगे बेटा। इट इंक्लूड्स रिटेन्ड अर्निंग ऑल्सो। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड रिटेन्ड अर्निंग को इंक्लूड करता है ये। और रिटेन्ड अर्निंग का अमाउंट मिलाएंगे तो कितना बनेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट था आपके पास, इक्विटी शेयर कैपिटल, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल का 80 लैक्स। प्लस ये आपने रेशियोज में किया होगा तो कोई नई चीज नहीं है। रेशियोज में करेंगे तो बहुत डिटेल में चिंतन करेंगे। इट इंक्लूड्स रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑल्सो। 1 करोड़ 20 लाख। तो इसे कहते हैं D+E। 3 करोड़ 40 लाख। अब क्या निकाल सकते हैं आप? रेशो। परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। फोर्टी 1.18 आ रहा है बेटा। अब इसमें क्या लिखेंगे? उसने लिखा था, देखो ध्यान से, मैं जाऊं पर, ये देखो उसने लिखा था क्या? अगर आपका ये 35% क्रॉस किया तो रेशो विल रेज टू 8 एंड इंटरेस्ट रेट ऑन द एडिशनल बोरोड विल बी 14%। तो मतलब एडिशनल डेट हमारा 14% का आएगा। पी रेशो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा बेटा जी।
तो वन लाइन लिख देंगे, नीचे देखिए, नीचे लाइन लिख दीजिए, सिंस डी बाई ई exceeds exceeds 35%. The P ratio in this case will be 8 times. और जो एडिशनल बोरोइंग करेंगे उसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, एंड एडिशनल बोरोइंग विल बी एट द रेट ऑफ 14%. The P ratio in this case will be same times, नहीं नालायक, 7 times, नहीं 8 times. 8 times और बोरोइंग 14 पे आ जाएगा. सर अगर ये नहीं एक्सीड करता तो लैंग्वेज कुछ ना कुछ देता, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए बोलता, कुछ ना कुछ बोलता. वो ऐसा कभी होगा नहीं, चिंता नहीं करो, कुछ बोलेगा. ये मान के चलो कि क्वेश्चन बनाना था तभी ऐसा दिया उसने. बेसिकली आपसे डी बाई डी प्लस इक्विटी का रेशियो दिखाना चाहता था. सर इक्विटी में क्या रिजर्व सप्लाते हैं, आप जरा एक काम करें, मैंने जहां वर्ड लिखवाया होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, एक वर्ड लिखवाया होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, आप ये माने इक्विटी इज इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड हियर, आप ये मान के चले. वहां लिखवाया होगा ना, एक फॉर्मूला बनवाया होगा आपको आरओआई का, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस. क्या रिजर्व सरप्लस इक्विटी का पार्ट होते हैं? यस, पार्ट होते हैं इक्विटी का. तो वही मैंने किया 1 करोड़ 20 लाख, तो उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है आपके पास. ऐसे ही ऑप्शन 2 में देख लेंगे, सिर्फ ये देख चेक करने के लिए कि उसमें पी रेशियो कितना आएगा, दैट्स इट. तो बोरविंग का तो चक्कर है ही नहीं उसमें, तो इसमें बोरविंग का चक्कर था. और रेट हमें बताया उसने कि 14% हो गया या 8 टाइम हो गया, सिर्फ ये प्राइस निकालने में काम आएगा. तो वैसे ही ऑप्शन 2 को देख लें. अब ऑप्शन 2 का देख लें, फिर तो हमें स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ नहीं करना, खत्म क्वेश्चन. इसमें तो सिर्फ पुराना रेट रहेगा ना अब. और इक्विटी में मैं सारा ऐड कर दूंगा बेटा. पुराना था 80 लाख, 20 लाख प्लस. रेशियो निकालने अब क्या आएगा. इसके नीचे लिख लें, since the ratio does not exceed, since the ratio does not exceed 35%, the P ratio in this case will be 8 times. Since the ratio does not exceed 35%, the P ratio
द पी रेशियो इन दिस केस वुड बी 10 टाइम्स। अब तो आपको क्या करना है बेटा, आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, नया ईबीआईटी आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, नया ईबीआईटी बेटा। ऑप्शन 1 लोन ऑप्शन, ऑप्शन 2 इक्विटी ऑप्शन, और तेजी से हम कर देंगे। कई कितने नए इक्विटी शेयर है वो नीचे जाके देख लें कितने इशू करने हैं। सर एक काम करो ना, नए इक्विटी शेयर भी निकलवा दो ना, यहाँ पर लिख लो नए इक्विटी शेयर, न्यू इक्विटी शेयर्स। अमाउंट कितना चाहिए? 40 लाख। इशू प्राइस दिया है क्या, देखो एक बार। इशू प्राइस नहीं दिया है तो आप मुझे लॉजिकली बताएं क्या प्राइस लेंगे बेटा। इशू प्राइस नहीं दिया है, आप मुझे बताएं लॉजिकली क्या प्राइस देंगे, सोच के बताएं। आपको प्राइस नहीं दिया है प्रॉपर्टी किस रेट पे खरीदनी या बेचनी है, तो आप क्या प्राइस लेते हैं प्रॉपर्टी का, जो उसका क्या होगा, जो उसका क्या होगा, जो उसका मार्केट प्राइस होगा, 25 रुपीज। भाई प्रॉपर्टी का बाइंग सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ ना, आपको पता है, तो कौन सा रेट लेंगे, जो उसका मार्केट प्राइस होगा। तो इसमें मार्केट प्राइस 25 है, इसका मतलब नए जो शेयर्स इशू किए गए, नए शेयर्स बेटा वो 25 पर किए गए। किस पर? ये नए शेयर्स आ गए, तो या तो नया डेट या नए शेयर। अब जरा मैं साइड में कर लूं कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस एंड एमपीएस अंडर टू फाइनेंशियल प्लान्स। तो जगह ही नहीं छोड़ी कहीं भाई, कोई जगह तो छोड़ते सर कहीं। यहां कर लेता हूं, ये देखो ये जगह है, कैलकुलेशन ऑफ डेट इक्विटी। मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, फिगर्स ले लूंगा अभी ऊपर से। ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, ओल्ड तो सब में आएगा ना। सर फिगर्स भी लिखते जाओ ना, लो फिगर्स लिख लेते हैं। थोड़ा सा बेटा मुझे बीच बीच में से आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास है ना सिस्टमैटिकली कॉपी नहीं है आपकी तरह। हाँ ये देखो, ये आया ईबीआईटी 58,92,200, 58,92,200, ये नया ईबीआईटी आया बेटा। अब हम क्या करेंगे, मैं पुराना इंटरेस्ट देख लूँ एक बार। पुराना इंटरेस्ट है 12 लाख, नया इंटरेस्ट आएगा 40 लाख के ऊपर 14%, 40 लाख के ऊपर 14%। कितना आया था वो, 58,92, बताओ, फिगर ही भूल जाते हैं सर भाई, याददाश्त ही बहुत वीक है। 58,92,200। नया इंटरेस्ट सर 5,60,000। आप एग्जाम में पूरा पूरा लिखिएगा ईबीटी 46,92,200। आंसर को मत देखना, वो शायद आपके मटेरियल स्टडी मटेरियल से लिया है मैंने, तो जो उन्होंने गलतियां की, गलतियां हो गई होंगी, आप प्रॉपर कीजिएगा। हाँ
क्या स्टडी मटेरियल में मिस्टेक्स हैं? हो सकती है ना, वो कॉपी पेस्ट कहीं से करते हैं, गलत हो जाता है जी। टैक्स एट द रेट देखिए जरा कितना था बेटा, 50% था शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है। यस 50% है टैक्स रेट बेटा। टैक्स एट द रेट 50%। 2066 100 पैट। 2346 100। अब क्या आएगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओल्ड तो दोनों में सेम थे, कितने थे? 8 lakhs। और अभी हमने नए निकाले हैं बेटा, वो कैसे निकाले थे? अभी अभी नए निकाले हमने, कैसे निकाले थे वो देख लो जरा एक बार। 40 लाख डिवाइड बाय 25 मार्केट प्राइस, आई थिंक 40 लाख डिवाइड बाय 25 मार्केट प्राइस 1,60,000। 9,60,000 ईपीएस निकल जाएगा। अब निकाल लें सर ईपीएस। फॉर्मूला लिखिएगा आप, फॉर्मूला लिखे बिना नहीं करना। 2.58। और पी रेशियो हमें पता है कितना रह गया था इसमें, 8 प्राइस अर्निंग रेशियो। 20.64 अप्रोक्सीमेटली। टू पॉइंट फोर फोर। इसमें 10 ही था, क्योंकि वो इसी के लिए तो इतनी मेहनत करनी पड़ी, वरना तो एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क देता था बेटा। हैं होमवर्क? यस होमवर्क। 2.44 इंटू 10, 24.4। कहाँ से पैसा रेज करेंगे सोच के बताएं अब जरा। सर ईपीएस तो डेट ऑप्शन का बेटर आया है, बट मार्केट प्राइस इक्विटी ऑप्शन का बेटर है, तो पैसे कहाँ से रेज करेंगे? इक्विटी ऑप्शन से। डिसीजन लिख दें, लिख लेंगे ना डिसीजन बेटा। डिसीजन लिख लें। और अगर और ढंग से लिखना तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऑल्दो, या ऑल्दो ईपीएस अंडर डेट ऑप्शन इज बेटर, but since market price under equity option is better, hence company should raise additional money through equity option। सर लिखवा दो ना भाई साहब, सब मैं ही लिखवा दूँ, पेपर ये मत करना, पेपर भी आप ही दे आओ। लिखें although EPS is better under which option? Under although EPS is better under loan option, but equity option has higher market price। हायर प्राइस और मार्केट प्राइस।
एक ही बात है, हैज हायर प्राइस, देयरफॉर कंपनी शुड रेज, therefore company should raise additional funds through equity option. ईपीएस बेटर होना कोई अच्छा बेंचमार्क नहीं है, हालांकि एक बेंचमार्क मान सकते हैं अगर और कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो। इक्विटी ऑप्शन हायर वेल्थ करता है, दैट ऑप्शन इज बेटर। अब एक ऑफ बीट क्वेश्चन देखें, एक ऑफ बीट ऑफ ट्रैक क्वेश्चन है बेटा हल्का सा। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि एक होमवर्क का क्वेश्चन है, मतलब मैं होमवर्क ही देना चाहता था, वो कहेंगे तो उसका सोल्यूशन डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो वो पूरा डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि सोल्यूशन मैंने दिया नहीं है ना होमवर्क का यहाँ पर, क्योंकि जो सोल्यूशन दिए थे वो तो आपको कर लिए सारे के सारे, तो मैं नहीं चाहता कि बाद में कोई दिक्कत आए, इसलिए मैं आज ही उसको सारा खत्म कराना चाहता हूँ। ये पी रेशो वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, और अगर नहीं आया तो आपके पास ऑप्शन है, क्लास को आगे पीछे करके देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा आपको, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मन में कोई संदेह नहीं रखना। ये क्वेश्चन मैं अज्यूम कर रहा हूँ सूनर और लेटर आपके एग्जाम में आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आरटीपीज में इनकी झलक दिखनी शुरू हो गई है, इनकी झलक दिखनी शुरू हो गई है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन पहली बार आएगा तो फ्रेमिंग में ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने भी बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस के साथ छेड़छाड़ नहीं किया है। तो इसका मतलब ये कल को ये भी हो तो कई बार भावना को समझ के भी आंसर आपको बनाना पड़ सकता है। एक ऑफ बीट क्वेश्चन करेंगे बेटा 16th, हल्का सा ऑफ बीट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, हल्का सा ऑफ बीट क्वेश्चन है। ऑफ बीट कहता हूँ ऑफ ट्रैक। ऑफ ट्रैक का क्या मतलब होता है, जैसे कभी आप शादी में जाते हैं, कभी शादी में गए हो, वहाँ धुन चल रही होती है, डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक ऐसे चल रही होगी ना ट्यून, मतलब आप बुरा नहीं मानना, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ एक, ऐसे डिक चिक 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 डिक चिक, और सडनली आता है प्यू 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 प्यू, ऑफ हो जाती है ना बीट, ऑफ, धुन से हटकर। तो जब ऐसे चलता है ढक 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 टिक 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 टिक, और सडनली प्यू, तो दैट इज कॉल्ड ऑफ बीट, ऑफ ट्रैक। जनरल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं, छोड़ दो सर काय का ऑफ ट्रैक, आप क्वेश्चन को कराएं करें। There are two firms A and B having net operating income. The two firms having net operating income of 15 lakh each. Company B is levered company. Levered को अंडरलाइन कर लीजिए बेटा. Company B is levered company. लीवर्ड कंपनी का क्या मतलब होता है, लीवर्ड कंपनी का मतलब होता है डेट का होना, जिस कंपनी में डेट हो उसे कहते हैं लीवर्ड। लिख लीजिए वर्ड को, दो वर्ड होते हैं लीवर्ड और अनलीवर्ड। अनलीवर्ड का मतलब होता है नो डेट, लीवर्ड का मतलब होता है डेट इज देयर। लिख लीजिए बेटा, लीवर्ड का मतलब होता है डेट इज देयर इन दैट कंपनी, अनलीवर्ड का मतलब ओनली इक्विटी कंपनी, नो डेट। लीवर्ड डेट इज देयर, अनलीवर्ड नो डेट इज देयर, ये वर्ड हमें आगे भी यूज आएगा। तो कहते हैं देयर आर टू फर्म्स ए एंड बी हैविंग नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम इज ईबीआईटी ओनली 15 लाख ईच। कंपनी बी इज लीवर्ड कंपनी, मतलब कंपनी बी में डेट है, कंपनी बी इज लीवर्ड, डेट है, डेट का होना इज लीवर्ड, वेयर एज कंपनी इज ऑल इक्विटी, इसे कहते हैं अनलीवर्ड, इसे कहते हैं बेटा अनलीवर्ड। तो इक्विटी, ऑल इक्विटी का मतलब होता है अनलीवर्ड। डेट एम्प्लॉयड by company B is 7 lakh at the rate 11%, 7 lakh at the rate 11%। अच्छा, वो बी का है, टैक्स रेट एप्लीकेबल टू बोथ द कंपनीज इज 25%, कैलकुलेट द अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट एंड इक्विटी फॉर बोथ द फर्म्स। बेसिकली ये क्या पूछना चाहता है, कुछ भी नहीं, आपके पास एक लीवर्ड कंपनी एक अनलीवर्ड कंपनी है, लीवर्ड कंपनी में डेट होता है, अनलीवर्ड में डेट नहीं होता है, तो इसका मतलब है अनलीवर्ड में प्रॉफिट जो है वो सिर्फ इक्विटी वालों को जाता है, इक्विटी वाले हैं सिर्फ इक्विटी वाले जाएंगे। वो कहते हैं लीवर्ड जो कंपनी है उसमें इक्विटी वालों को और डेट को भी इंटरेस्ट मिला होगा, दोनों को मिलाकर कितना पैसा मिला, और जो अनलीवर्ड है उसमें इक्विटी वाले कितना लेके गए। शायद हम यहाँ तो ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, मैं इसको अगले चैप्टर में जब ले जाऊंगा ना एक सुंदर पॉइंट बनाऊंगा इसका, एक सुंदर,
तो सर एक बात बताएं, इसका क्या मतलब हुआ, क्या फर्क पड़ा? इससे फर्क पड़ता है लीवर्ड अनलीवर्ड से, इससे फर्क पड़ता है। हम अगले वाले चैप्टर में अटैच करेंगे, मैं याद दिला दूंगा हमने जब ये वर्ड लीवर्ड अनलीवर्ड किया है कि क्या फर्क पड़ता है। क्या डेट का, इतना तो हम सीख चुके हैं, डेट का होना और डेट का नहीं होना दोनों डिपेंड करता है आपकी कमाई के रेट के ऊपर, तो काफी फर्क आएगा हमारे पास वहां पर। इसमें सिर्फ ये जानना चाहता है इक्विटी और डेट वालों ने दोनों ने मिलकर कितना कमाया। तो जिसमें सिर्फ इक्विटी है वो इक्विटी की कमाई निकाल देंगे, जिसमें इक्विटी डेट दोनों है उनकी दोनों की कमाई निकाल देंगे। तो डेट वाले क्या कमाते हैं? इंटरेस्ट कमाते हैं। इक्विटी वाले क्या कमाते हैं? जो प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स बच जाता है, और इक्विटी वालों का उतना पैसा बचता है। तो बेसिकली आपको एक छोटा सा अर्निंग्स अवेलेबल या इनकम स्टेटमेंट बनाना है। सोल्यूशन 16 बनाएंगे बेटा जी। मैं थोड़ा सा यहाँ बना लूँ। 7 लाख का डेटा ध्यान रखना, 15 लाख नेट ऑपरेटिंग इनकम इज ईबीआईटी। नेट ऑपरेटिंग इनकम इज ईबीआईटी। लीवर्ड अनलीवर्ड दो कंपनियां हैं, अनलीवर्ड नो डेट, लीवर्ड डेट इज देयर, और टैक्स रेट दिया है और 7 लाख का वो दिया है, लिख लेंगे बेटा। तो यहाँ निकाल लेते हैं बस, मैं थोड़ा यहाँ कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, जो भी था मैं क्वेश्चन का नंबर नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, वापस आप देख लीजिएगा। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी एंड डेट। ए लीवर्ड रुपीज। लीवर्ड का मतलब डेट है, अनलीवर्ड का मतलब डेट नहीं है। लेस इंटरेस्ट। ग्यारह परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट था बेटा। थ्री 355 750। अब उसने हमसे पूछा था अर्निंग्स फॉर इक्विटी एंड डेट कंबाइंड कितना है, तो इसमें इक्विटी वालों ने ये कमाया, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं इसे बेटा, और इसमें हम कहेंगे 77 प्लस ये। सर ये तो नुकसान है ना, दोनों ने मिलकर कितना कमाया। मजे की बात है, जब आपने कभी बचपन में 11th या 12th में कभी पढ़ा हो तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि कैपिटल कंट्रीब्यूट करना है, कैसे कंट्रीब्यूट करें। कई बार डेट देना भी यूजफुल हो जाता है, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा ना, आरओआई ग्रेटर देन द इंटरेस्ट रेट, तो डेट फायदेमंद हो जाता है। तो हमारा वो मुद्दा यहाँ था नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि डेट वाले, डेट भी इन्वेस्टर होता है, इक्विटी भी इन्वेस्टर होता है कंपनी में, मतलब लाइबिलिटी है ना कंपनी के लिए, तो इक्विटी होल्डर भी इन्वेस्टर होता है, डेट होल्डर भी इन्वेस्टर होता है, ये दोनों मिलके कमाते हैं, ये दोनों मिलके, और इसमें सिर्फ ये इक्विटी वाला कमाता है। तो दिस बेसिकली पैट इज नथिंग बट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसे क्या कहते हैं बेटा? प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहां लिख लेंगे अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी एंड डेट।
अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी एंड डेट, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स, और डेट होल्डर्स। सर एक बार क्वेश्चन बताए ना, क्या चाहता था क्वेश्चन? कुछ नहीं चाहता था, वो चाहता था जो इन्वेस्टर्स हैं दोनों, उन्होंने कितना कमाया है। तो हमने बता दिया, एक में सिर्फ इक्विटी वाले थे, उनके हिस्से में इतना आया, एक में इक्विटी डेट थे, दोनों के हिस्से में आया। सर दोनों कंपनी के इन्वेस्टर कैसे हो सकते हैं? इक्विटी शेयर इज ऑल्सो लाइबिलिटी फॉर द कंपनी, डिबेंचर इज ऑल्सो लाइबिलिटी फॉर द कंपनी। दोनों को जो इन्वेस्ट करते हैं उन्हें इन्वेस्टर ही कहा जाता है, नालायक। हाँ, उन्हें इन्वेस्टर ही कहा जाता है बेटा। इलेवन 44 250। तेजी से देख लें बेटा इस क्वेश्चन को। इसके बाद एक वो जो क्वेश्चन कहा था उसकी चर्चा कर सकते हैं अगर आप कहें तो। कर ले सर उसकी भी। उसकी चर्चा करेंगे जी सर। लो जी लो, बाकी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं जी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये तो लेबर वर्क था, आई एम अजम्पशन मैं पूरा क्लियर हूँ। इसमें लेबर वर्क किया और कुछ नहीं था, वो जो होमवर्क दिया था पिछली बार। अब ये जो क्वेश्चन था आपके पास कौन सा था? ये वाला, बेस्ट ऑफ लक, ये वाला। तेजी से देख लें बेटा इसको जी। देखो सर, देखिए फटाफट से देखें कौन सा पेज नंबर है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पेज नंबर बताओ। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आप कह रहे हो कि ऐसा ही क्वेश्चन है ये। बताओ, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और आप कह रहे हो ऐसे ही क्वेश्चन है। भाई ऐसे ही होता है, बस आप क्या बताऊं आपको मैं। यही मान के चलो, आप लिख के देखे जरा। मैं वर्बली कर दूंगा बेटा, वर्बली कर लेंगे सर। बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड, मैं इसको होमवर्क देना चाहता था, फिर मुझे लगा कि शायद एक रिकैप कराते हुए एंड में कर लेंगे। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, पेड ऑफ कैपिटल 100 लाख, 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो 10 लाख शेयर्स हैं आपके पास 10 रुपए के हिसाब से। EBIT 60 lakhs, कंपनी शेयर्स आर लिस्टेड एंड कोटेड। लिस्टेड एंड कोटेड का मतलब है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है 50 to 80। मेरे लिए इरेलीवेंट लाइन हो गई है ये तो एक रेंज दे दी है, कभी 50 रुपए का भाव होता है, कभी 60 होता है। कोटेड का मतलब होता है लिस्टेड, कभी 50 60 70 80 घूमता रहता है भाव। क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मेरे को कोई काम का नहीं है ना। या तो एक भाव बताओ क्या है आज का, ऐसे ऊपर नीचे होगा तो मुझे क्या फर्क पड़ता है उस भाव से। The management wants to diversify production, has approved project which will cost 50 lakh, 50 लाख रुपए और चाहिए बेटा उन्हें। कितने चाहिए? 50 लाख रुपए, which is expected to yield 40 lakhs per annum, जो 40 लाख रुपए देंगे। To raise this additional capital, following options are there under consideration. Issue equity share capital, entire amount. It is expected that new shares face value 10 can be sold at a premium of 25। तो मेरे लिए ये तो किसी काम का ही नहीं था। 50 80 बेटा किसी काम का ही नहीं है, तो इसका मतलब इशू किस पे होंगे ये? 25 पर। तो 25 10 रुपीज फेस वैल्यू 15 रुपए। तो इस केस में मेरे पास क्या निकल आएगा बेटा? इस केस में मेरे पास क्या निकल आएगा? 25। तो 50 लाख डिवाइड बाई 25, 50 डिवाइड बाई 25, 2 लाख शेयर्स आ जाएंगे। कितने शेयर्स नहीं आ जाएंगे सर? 2 लाख शेयर्स आ जाएंगे ये। टू इशू 16% डिबेंचर्स 100 ईच, सिर्फ डिबेंचर। अब इसका मतलब है जो गलती का स्कोप है वो सुन लें, आपको पूरी फर्म का काम करना पड़ेगा। पुराना EBIT 60 और इसने नीचे लिखा है एक्सपेक्टेड टू यील्ड EBIT 40 lakhs पर एनम, तो ये नया वाला प्रोजेक्ट 40 और देगा, तो 100 लाख EBIT पे काम करना पड़ेगा। अगर आपके उनमें ये विचार आए ना कि सर सिर्फ 40 लाख पे काम नहीं कर सकते क्या, तो 40 लाख पे इसलिए काम नहीं कर सकते सिर्फ क्योंकि सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन देखो क्या है। बी ऑप्शन क्या है बेटा? सिर्फ डिबेंचर, तो शेयर है ही नहीं, EPS निकलेगा कैसे? शेयर है ही नहीं तो EPS निकलेगा कैसे? इसका मतलब पुरानी फर्म को लेके ही काम करना पड़ेगा। अब आप ये कहें कि सर 40 नया पूरा भी तो हो सकता है, तो भाई साहब पहले ही 60 कमा रहा था और मैं और लगा के 40 पे आऊंगा, इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकता ना, मैं कंपनी में हूं। तो इसका मतलब 40 एडिशनल है, कितना हो जाएगा बेटा? 100 लाख हो जाएगा।
ओल्ड इंटरेस्ट जो है वो सब में आएगा, पुराना इंटरेस्ट अगर कुछ होगा तो, और नए वाला है जो है वो नए में आएगा। सब पुराना इंटरेस्ट था क्या? पुराना इंटरेस्ट आप मुझे बताओ था क्या? 10 लाख शेयर थे, डाइवर्सिफाई रेस के लिए उसने कहा है, और कहीं कहीं देखेंगे अगर है तो नहीं है। हाँ, ओल्ड इंटरेस्ट का चक्कर है ही नहीं कहीं, तो नए वाला है हमारे पास ये। और तीसरा कहते हैं टू इशू इक्विटी शेयर 25 लाख रुपए, 10 फेस वैल्यू and 16% non-convertible debentures. In this case कंपनी कैन इशू शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 40 के। तो इसका मतलब इसमें इशू प्राइस जो बन गया, क्या बन गया? 50 रुपीज का इशू प्राइस। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसमें, एक ये ऊपर वाला किसी काम का नहीं है मेरे को, 50 और 80, 50-80 मेरे को किसी काम का नहीं है। इशू प्राइस 50 है, पहले में 25 था, और 25 लाख ही आएगा, तो इसमें कितने नंबर ऑफ शेयर आएंगे? 25 लाख डिवाइड बाई 50, 0.5 लाख, 0.5 लाख आएंगे शेयर्स। और जो मेरे पास दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था कि मेरे को पुराने को भी कंसिडर करके चलना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस हाउ द एडिशनल कैपिटल कैन बी रेज्ड कीपिंग इन माइंड वांट टू मैक्सिमाइज द अर्निंग पर शेयर। टैक्स रेट 50 का दिया है, तेजी से करके देख लेंगे। इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर बनेगा क्या? सोचे लॉजिकली, बनना चाहिए। सर क्यों बनना चाहिए? सोच के बताएं इसमें क्यों बनना चाहिए। क्योंकि थर्ड वाला ऑप्शन देखें, सी पार्ट को, थर्ड वाला ऑप्शन देखें बेटा, सी पार्ट को क्या है, सी पार्ट को आराम से देखें क्या है। कॉम्बिनेशन है ना, तो एडिशनल तो बनेगा ना जी। कैपिटल स्ट्रक्चर 1 2 3, 50 लाख इक्विटी, 50 लाख डिवेंचर, 25 लाख। इशू प्राइस पहले में 10 + 15 25, दूसरे में 10 + 40, सर ये दिया 40 एट अ प्रीमियम 40, 50 का इशू प्राइस। बेसिक क्वेश्चन है, इसको रिलैक्सिंग एक्सरसाइज बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं? रिलैक्सिंग एक्सरसाइज जी। तेजी से करें सर, जगह है मेरे पास, यहाँ यहाँ कर लेता हूँ जी। सोल्यूशन 4 है शायद, देख लीजिएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर, अमाउंट रुपीज लैक्स। तीन ऑप्शन है, पूरा इक्विटी से, पूरा डेट से, ये आ जाएगा बेटा। इशू प्राइस, इसमें गलती नहीं करना, वो प्राइस कोटेड का मतलब होता है लिस्टेड, जो बाजार में लिस्टेड होते हैं बेटा। और इसमें उसने 40 का प्रीमियम बताया है। सर इससे क्या आएगा? न्यू शेयर्स टू बी इशूड। क्योंकि मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये तो पुरानी एक्सरसाइज है ना, सिर्फ होमवर्क था, मुझे लगा क्लास में कर लेना चाहिए इसको। कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। 1 2 3 ईबीआईटी। 60 + 40, 100 लाख। ये 60 क्या था पुराना, 40 नया यील्ड बेटा। लेस इंटरेस्ट। एक बार मैं इंटरेस्ट का रेट देख लूँ, शायद 16% था बेटा, जहाँ तक मुझे याद है। एक मिनट रेट देख रहा हूँ बस मैं। इंटरेस्ट का रेट दोनों में ही 16 16 है।
और पुराने 10 लाख शेयर थे, बस मेरा काम हो जाएगा इससे। पुराने 10 लाख शेयर थे, बाकी तो कुछ है नहीं। ये 60 मुझे याद था, ये 40 नया आया, बिल्कुल 16 जी। तो जो बीच वाली ऑप्शन है उसमें 50 लाख, और जो थर्ड वाली ऑप्शन है 50 लाख इंटू 60। ये आ जाएगा बेटा ईबीटी। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, मैं टोटल लिख देता हूँ, 10 लाख थे पुराने। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ओल्ड 10 लाख थे बेटा, न्यू 2 लाख, कुछ भी नहीं। ईपीएस निकालने अब, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ईपीएस, आप लिख लीजिएगा बेटा फॉर्मेट में पूरे ढंग से। 50 लाख बाय 12 लाख, पहला। दूसरा 46 डिवाइड बाय 10, 4.6। 4.57। 4.167, 4.6, 4.57, देख ले बेटा। ये हमारा चैप्टर फिनिश कर देता है यहाँ पर। डन बेटा जी। तो ये हमारे पास चैप्टर था, हालांकि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन एक फ्लो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। कुछ बच्चों के लिए हो सकता है बिल्कुल ही नया था, कुछ को हो सकता है अकाउंटेंसी से लिंक लगाओ, कुछ को हो सकता है टैक्सेशन से लिंक दिखाओ, और कुछ बच्चों को हो सकता है कि जहाँ पर आपको ये 11th-12th में बिजनेस स्टडीज या कॉमर्स जो भी आप पेपर कहते हैं वहाँ से लिंक लगाओ। बेसिकली दिस टेल्स अस अबाउट द कैपिटल कॉम्पोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। हालांकि इसमें कोई समरी बहुत बड़ी थी नहीं, मेरे को जहाँ ज़रूरत लगेगी समरी की मैं अपने आप समरी चार्ट्स आपको दे दूंगा, लेकिन मैं स्टार्टिंग में भी शायद इंट्रोडक्शन में भी आपको कहा होगा, मैं चाहूँगा कि आप अपने एंगल से शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करें। जैसे इसमें आपने क्या बनाएंगे, अगर बनाएंगे कल्पना करें क्या बनाएंगे, जहाँ फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी, लेकिन क्या बनाएंगे आप इसमें अगर आपको समराइज करना होता अपने आप, तो कोशिश करके देखना कि कैसे करेंगे। फाइनेंसिंग डिसीजन बनाया आपने, उसके नीचे लिखा ईपीएस पे फैसला लें या प्राइस पर फैसला लें, दैट्स इट। उसके बाद इंडिफरेंस पॉइंट, जहाँ पर ईबीआईटी सेम होता है उसका लॉजिक लिखना हो लिख लें, नहीं तो ना लिखें। थर्ड फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, दैट्स इट। और क्या करेंगे, बाकी तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है और तो कुछ किया ही नहीं है इसके अंदर।
बट फिर भी जहाँ मुझे लगेगा मैं अपने आप आपको समरी चार्ट बना दूंगा। जैसे अगले चैप्टर में जाएंगे मुझे लगा कि फॉर्मूला बेस्ड है तो मैं अपने आप बना दूंगा आपको, और मैं क्लास में ही बनवा दूंगा आपसे, कोई चिंता का विषय नहीं है। तो वी फिनिश इट ऑफ हेयर। मैं अब हल्का से एक डिस्कशन करूंगा जो मार्केट का ब्लड बाथ जिसे हम कहते हैं, और वो आप तो अपनी हिस्ट्री में शायद हो सकता है कि रेयरस और पहली बारी, कई बच्चे तो पहली बारी देख रहे हों। जी सर दिखाएं जरा एक बार, ये देखें, ये जरा ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, ये देखना कैसे गिरावट आई। ये निफ्टी है बेटा, निफ्टी का मतलब ये यहाँ से ऐसे खट 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 गिरा। ये जो गिरावट होती है ना, आपको शायद एहसास नहीं हो रहा है, कोई किसी ने अगर बाइंग कर रखी हो और ऐसे गिरावट आती है, उसके कपड़े उतरने तय हो जाते हैं। निफ्टी क्या होता है, ये 50 निफ्टी 50 लिखा हुआ है ना, 50 शेयर्स, और 50 के 50 निफ्टी के शेयर गिरे हुए थे। इसको हम किसी और चैप्टर में आगे सीख जाएंगे कि निफ्टी क्या होता है, निफ्टी 50 क्या होता है, कैसे कॉम्पोजिशन होता है। और ये एक मार्केट है, एक सब्जी मंडी है ये, और दूसरा वैसे ही मान सकते हैं आप कि ये सेंसेक्स है। सेंसेक्स दिखाऊंगा आपको, जो बीएससी सेंसेक्स है उसका चार्ट भी अभी आएगा। अगर मैं बीएससी सेंसेक्स दिखाऊं, इसकी चर्चाएं हम अलग से करेंगे कभी कि ये कैसे कॉम्पोजिशन होता है, क्या बनता है। इसके ग्राफ को भी देखें, क्या गिरावट आई, वो सेम टाइम दोनों एक साथ ही गिरे, ये वो एक साथ चलते हैं। और ये टॉप के 50 शेड्स हैं पूरे हमारी इकोनॉमी की अगर बात करें हम, तो ये टॉप के बेटा 50 के शेड्स हैं। तो इनमें आप देखें कि जैसे नेस्ले, इन्फी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन शेयर को देखिए सारे के सारे लाल में हैं, आपको दिखाई दे रहा है, सारे लाल में। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट सर्कमस्टेंस होता है, बहुत कम होता है। रेयरेस्ट तो मैं अब नहीं कहूँगा, अब तो काफ़ी दिन हो सकता है आपको दिखे। तो उसके बाद मार्केट रिस्की होते हैं, ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली मार्केट के साथ खेलते हैं। जब वो बियर्स कहते हैं इन्हें, बियर्स, जब वो मारते हैं तो वो बहुत बुरी तरह से मारते हैं बेटा, और फूंक निकाल देते हैं एकदम। किसी ने माल खरीद रखा हो, एक ही दिन के अंदर आपका खाया पिया सब निकल जाता है, मान लो। तो मैं अगर आप कल वैसे बात करूं कि 10-12 दिन की जो कमाई थी वो आधे घंटे के अंदर ही सफाया हुआ है लोगों की आज, सिंपल सी भाषा में बात करूं तो। कि बढ़ने में 10 दिन लगे, बहुत भयंकर दिन लगे, और गिराने में एक ही दिन में सारे गिर गए। ओएनजीसी शेयर, जैसे मैंने आपको आज तक इंक्रीज की बात की ना, इंक्रीज की अच्छा लगता है। अब ओएनजीसी जब गिरा तो 10% गिरा आज, नीचे वाला ये ओएनजीसी है बेटा, ये वाला, ये 10% गिरा आज साथ में ही। तो कई शेयर गिरे ऐसे, जरा देखें। और क्यों हुआ ऐसा पता है आपको, क्यों हुआ जरा आराम से पढ़ के देखिएगा। वायरस की न्यूज़ फिर से आई, यूके में, यूरोप में खलबली मची हुई है, अजीब तरह का वायरस है, वो फैलता चला जा रहा है, तो लॉकडाउन्स आ रहे हैं वापस, तो उस चक्कर में गिरा। और अगर आप देखें, यूएफओ मूवीज़ की बात कर रहा था कि खुलेगा तो बढ़ेगा, लेकिन भाई गिरता भी तो है। जब ये न्यूज़ आती है खराब, तो वैसा गिरता भी तो है। ये भी देखिए ना क्या भयंकर गिरावट आई, और सारे उसी टाइम गिरे, ये देखो एक साथ कितने गिरे। मतलब कहाँ से, यहाँ 90, 88, 90 चल रहा था, खट 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 एक साथ। ये पॉइंट देखें आप, तो आपको पॉइंट दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये गिरते हैं तब गिरते भी ऐसे हैं, 9%। 9% का मतलब एक साल का पूरा कमाया हुआ एफडी का रिटर्न गायब। तो सर और भी गिरे होंगे ना, सारे गिरे होंगे। पीवीआर है तो पीवीआर भी गिरा होगा, क्योंकि जब न्यूज़ आती है लॉकडाउन की कैसे, इसलिए कहते हैं न्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज फ्लोइंग। तो वो भी आई, तो देखो ना, और सभी एक समय के ऊपर ही। इसका मतलब बड़ा विचित्र काम है सर, ये देखो एक समय, उसी समय सब हुआ। पूरा मार्केट एज अ होल भी तभी गिरा, इंडिविजुअल शेयर्स भी तभी गिरे, और खट 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 गिरते चले गए। इसका मतलब है बहुत भयंकर लॉस आज लोगों को आया होगा। किताबों में तो आया होगा, जिन्होंने बेच दिया बात अलग है, जिन्होंने नहीं बेचा किताबों में तो लॉस खड़ा हो गया उनका पक्का। क्या सर कभी जीवन में गिरते हुए बाजार में पैसे कमाए जा सकते हैं? उसकी चर्चाएं फाइनल में देखेंगे हम कभी। अगर फाइनल में मिलेंगे तो फाइनल में देखेंगे, मिलेंगे फाइनल में, मिलेंगे क्यों नहीं भाई, मिलेंगे फाइनल में। फाइनल में देखेंगे तब समझाएंगे कि जो मार्केट आप देख रहे हैं इसका भी एक रूप और होता है। वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन होता है, डेरिवेटिव मार्केट, स्टॉक मार्केट का एक और पार्ट होता है। हम अभी जो देख रहे हैं वो कैश मार्केट देख रहे हैं। उनकी चर्चाएं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ ये है कि न्यूज़ को आराम से फॉलो करना। और जैसे मैं देख रहा हूँ अब सब नेगेटिव हो गए हैं। जैसे एनालिस्ट कहना शुरू करते हैं मार्केट अभी 5% और गिर सकता है। अब सबकी हवा टाइट हो गई है कि मार्केट और गिर सकता है। तो और यहाँ नहीं, अगर मैं और आगे पढ़ूँ तो नीचे लिखा हुआ आया देखो, डाउ ड्रॉप्स, ये न्यूज़ दिख रही हैं। डाउ इज यूएस स्टॉक एक्सचेंज, डाउ ड्रॉप्स ऑन ए फियर ऑफ न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन। ये बहुत ही अजीब तरीके का है। मैं ये क्यों आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसकी चर्चा बहुत ज़रूरी है। जब इंडिया में कोरोना वायरस का कुछ पता ही नहीं था, लोगों को डर भी नहीं था, मार्च में जाएंगे आप, 1 मार्च को आई वॉज टेकिंग क्लास, आई रिमेंबर, आई कंप्लीटली रिमेंबर, आई वॉज टेकिंग क्लास, जब इंडिया में इनिशियल केस आए थे, मार्केट्स वर्ल्ड वाइड गिरने स्टार्ट हो गए थे।
मार्केट्स वर्ल्ड वाइड। और मार्केट ऐसी चीज होती है जो बता देती है भविष्य में कुछ खतरा आ रहा है। मुझे नहीं पता ये कितनी दूर तक जाएगा, लेकिन उस टाइम आइडिया लगना शुरू हो गया था। तो मैंने काफी लोगों से बात की जब करता था, सब मजाक उड़ाते थे उस टाइम, 1-2 मार्च को। शायद आप भी कल्पना नहीं कर पा रहे होंगे उस तारीख को, लेकिन वो सत्य हुआ। दैट बिकेम। नाउ इफ बाय चांस दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रेन, इट्स नॉट टू फियर यू और नॉट टू स्केयर यू, इट्स ओनली इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग यू, कि अगर बाय चांस ये वाकई में खतरनाक है, या बाय चांस स्प्रेडर है, मतलब यूके की कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें दिख रहा था कि ये स्प्रेड बहुत तेजी से होता है। खतरनाक तो नहीं कहा उन्होंने, स्प्रेड तेजी से होता है। इसलिए आज आप जब ये देख रहे होंगे तो हेडलाइंस पढ़ेगा आज पेपर की, बहुत जगह लॉकडाउन लग गए हैं, फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया है कई जगहों पर इंटरनेशनली। तो अगर ये ऐसा है तो, और मार्केट क्या करता है, मार्केट पहले ही उस चीज को भाप लेता है। दैट इज वाई वी कॉल मार्केट इज फ्यूचरिस्टिक फोरकास्टेड। तो मार्केट को देख के आइडिया लगना शुरू हो जाता है कि समथिंग इज फिशिंग, देयर इज सम प्रॉब्लम। हाँ, अगर ये कुछ नहीं हुआ, मार्केट वापस पिकअप कर लेगा, क्योंकि लोग अब क्या बेच के जा रहे हैं सब कुछ। जब बेचना स्टार्ट करते हैं, मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाता है। मैं चाहता हूं कि आप भी इस तरह फ्यूचर्स को देखना स्टार्ट करें। फ्यूचर को मतलब भविष्य को देख कर के, हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। और मजे की बात है, अभी इंडिया में किसी को एहसास भी नहीं हो रहा होगा, आधी जनता को, तो कि कुछ हो भी रहा है क्या। क्योंकि हम जब हो जाता है तब न्यूज सुनते हैं। और जो मेरे को ये पता है, स्टॉक मार्केट खतरे की घंटी बहुत पहले बता देता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम, वो आती है। हालांकि मार्केट बहुत हाई लेवल पे भी थी, तो प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं इसको लोग, क्योंकि मार्केट नीचे से 50, 60, 100, 100% बढ़ते आए हैं, बहुत शेयर्स बढ़ गए हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप बेच के मुनाफा भी तो कमाएंगे, वो भी एक कारण हो सकता है। देयर कुड बी डिफरेंट रीजन व्हाट हैपेंड, बट स्टिल वी हैव टू कीप आई ऑन दिस। एंड इफ इट गोज लॉन्ग, देन देयर इज सर्टन डेंजर इन द इकोनॉमी। क्योंकि उसको कंट्रोल करने की अगर वैक्सीन, क्योंकि अगर वो नया स्ट्रेन है या नया काइंड ऑफ वायरस है जो एक म्यूटेशन से बन रहा है, तो दवाई आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दवाई किस चीज़ की आएगी, बीमारी तो समझ में आए हमें। कई बार ऐसा होता है बीमारी समझ में नहीं आ रही, हम दवाई बनाते हैं बीमारी बदल जाती है, दवाई बनाते हैं बीमारी बदल जाती है। तो आप एक डिफरेंट एंगल से पढ़े। मार्केट तो हिंट देता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम, और आज वर्ल्ड वाइड सारे मार्केट डाउन थे। ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, एवरीवेयर देयर वाज अ फॉल, एंड लुक एट दिस फॉल। मतलब ये फॉल ऐसा नहीं होता है, आप कभी अगर खोलेंगे शायद इतना बड़ा फॉल हम मतलब मई के 2nd या 3rd वीक में देखा होगा हमने, 18-19 मई को, या उस टाइम देखा होगा मेरे हिसाब से। इतना बड़ा डे, इंट्रा डे फॉल, मतलब विद इन ए डे विच फॉल। और नीचे बंद बहुत हुआ, मतलब काफी गिरा, 3% के करीब मार्केट गिरा। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिनके घर में कोई बाई चांस मार्केट्स को ट्रैक करता है या देखता है, वो ज़्यादा बेटर बता पाएगा बेटा। दे वुड बी इन अ बेटर पोजिशन टू गाइड यू और हेल्प यू आउट, देयर इज सम प्रॉब्लम हियर व्हिच कम्स आउट। तो ये सिर्फ हल्का सा डिस्कशन था, हम चर्चाएं करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा मैं नहीं करूँ। अब आप अपने पढ़ना स्टार्ट कर दें, अगर इंटरेस्ट आता है तो वेरी गुड, क्योंकि आप फाइनेंस की जब बात करते हैं और अगर ये चीज़ें हम नहीं समझ पाते हैं तो फाइनेंस हमारे लिए बेकार है। फाइनेंस हमारे लिए बेकार है। मैं अगर इसको सर्च करता, क्या करता, मैं इसमें डालता, लेट सपोज आई वुड पुट इन द गूगल, आई वुड पुट इन द गूगल ब्लड बाथ, ब्लड बाथ, ब्लड बाथ इन मार्केट। अगर मैं कोई न्यूज़ डालता तो 4 घंटे पहले, ये देखो, अब आपको न्यूज़ सुन मिलेगी, इज दिस ब्लड बाथ द स्टार्ट ऑफ अ न्यू करेक्शन फेज ऑन द दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट जो एक्सचेंज है, ब्लड बाथ इन मार्केट्स टुडे। मतलब आप कोई भी पेपर कल खोलेंगे, मैं कह रहा हूँ कोई भी पेपर जब ये क्लास देख के खोलेंगे, तो उसमें जो बीच का सेक्शन आता है, जो बिजनेस सेक्शन आता है, उस सेक्शन को जरूर पढ़िएगा, आपको दिख जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको नई चीज़ दिखेगी, तो आप धीरे धीरे फिर समझना स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे फिर उसकी न्यूज़ पढ़ेंगे, क्या कारण रहा एक्सेट्रा, फिर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। आप देखो इन्होंने कारण बताए हैं, लुक एट दिस। में अब देखें, ये है ना, आपको अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। हेयर आर द डेवलपमेंट्स विच लेड टू द सेंटिमेंट ड्राइविंग द मार्केट क्रैश टुडे। फ्रेश लॉकडाउन्स हैज बीन इम्पोज्ड इन यूनाइटेड किंगडम to curb the spread of a new strain of coronavirus which authorities have admitted is spreading rapidly। ये अच्छी न्यूज़ नहीं है, खराब न्यूज़ है। Following the lockdown, European shares opened lower। यूरोप के मार्केट सारे लोअर खुले। एंड टेकिंग a U-turn again if business are shut to control the new virus। उन्हें डर है कहीं वापस बंद ना कर दिया जाए। Many countries including India, Russia, Germany, Italy, Ireland have suspended all flights operation from the
फ्रॉम एंड टू यूके, मतलब उन्होंने सस्पेंड कर दी हैं। ऑल्सो ओवरहैंग, ब्रेक्सिट एक ब्रेक्सिट के बारे में आप बहुत पुराना हो चुका है लेकिन आप पढ़ सकते हैं अपने पास, ये भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स है, ब्रिटेन एग्जिटिंग Brexit. That's a term I would like you to read on your own in a free time. Experts fear that if new variant spreads further, the markets could fall further over the fears of economic stability. मतलब अगर ये फैला वापस से तो कहीं दिक्कत आ सकती है। तो ये कारण, आप ऐसा नहीं है कि इन्होंने लिखे तो पढ़े हैं, स्टार्टिंग में आप इनको समझना स्टार्ट करते हैं, जब आप एक्सपर्ट होते चले जाते हैं ना, जब आप बढ़ते चले जाते हैं लाइफ के अंदर, तो आपको ये कारण खुद समझ में आते हैं, फिर आप इनके एनालिस्ट बन जाते हैं। यू बिकम दी सोर्स टू गिव टू द पब्लिक और टू एनीवन एक्सप्लेन कि व्हाई इज इट हैपनिंग इन दिस पार्ट, और ऐसा क्यों हो रहा है, उन सबको आप बता पाएंगे। तो इसलिए चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को पढ़ें, और मतलब आपको ये चीज़ें, शब्द भी समझ में आने चाहिए, आप अडेप्टेबल भी होने चाहिए, स्पेशली इन दी बीइंग दी फाइनेंस, वरना पेपर तो पास हो जाएगा, आपने देख लिया ना सब्जेक्ट तो कैसा है, टॉपिक तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, सॉल्व करके हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आपके पास। जी सर, तो मैं आपसे अलविदा यहीं ले लूँगा, हम नया चैप्टर अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे बेटा। टेक केयर एंड बाय बाय।